हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज एक छोटा सा क्वेश्चन जो है व्यक्तियों की कर दायित्व चैप्टर का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा आज जो कर दायित्व चैप्टर है उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत सरल सा है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट भी जाता है, इसीलिए इसको बताना पड़ रहा है। आपसे देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। श्रीमती एक्स की गत वर्ष 2019-20 की निम्नलिखित आय थी, यानी कि जो श्रीमती एक्स था उनका जो आय था गत वर्ष, यानी कि जो हमारा चल रहा है पे उस गत वर्ष में उन्होंने कितना आय कमाया था, कहां से कौन सा साधन से आय कमाए थे वो यहाँ पे दिया है। व्यवसाय से आय कमाए थे 3 लाख रुपए, उनका जो बिजनेस है उससे वो इनकम किए थे 3 लाख रुपए का। अल्पकालीन पूंजी लाभ, उनका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उनका अल्पकालीन पूंजी लाभ वो है 10,000 रुपए का। और दीर्घकालीन पूंजी लाभ 2,60,000, वो न वेतन से कमाया, न मकान संपत्ति से कमाया, न ही अन्य साधन से कोई मद यहाँ पे दिया है, और खाली दिया है पूंजी लाभ और उसका व्यापार भविष्य। 2 ही साधन से आय कमाए हैं उन्होंने साल भर में। और नीचे बोला है यहाँ मानते हुए कि उसने 10,000 रुपए बीमा प्रीमियम दिया। अब जब अपने जीवन बीमा प्रीमियम देंगे तो हमारा कौन सा धारा में कटौती मिलता है, हमारा कटौती है कौन सा धारा 80C में आपको कटौती मिलेगा 10,000 रुपए का। किसको मिलेगा, यहाँ पे श्रीमती एक्स को। फिर बोल रहे कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर दायित्व की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे कर दायित्व की गणना करने बोला है, शुद्ध कर दायित्व की गणना करना नहीं बोल रहे हैं। अगर शुद्ध कर दायित्व की गणना करने बोला जाता तो हमें कर दायित्व निकालने के बाद टीडीएस काटना पड़ता उस कर दायित्व में, उसके बाद उसको माइनस करने के बाद जो आता वो निकलता शुद्ध कर दायित्व। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें बोला जा रहा है कि खाली कर दायित्व निकालो, खाली कर दायित्व निकालो, यानी कि हम जो टैक्स निकालते हैं साधारण व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, अति वरिष्ठ व्यक्ति, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो हम टैक्स लगाते हैं, टैक्स निकालते हैं, उसका जो टोटल टैक्स निकलता है वही टैक्स हमें यहाँ पे निकालना है। हमें अलग से कोई टीडीएस नहीं काटना है यहाँ पे, क्योंकि शुद्ध कर दायित्व की गणना करने नहीं बोला है, नॉर्मल यहाँ पे टैक्स निकालना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, हाँ चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सबसे पहले हम इसकी कुलाई की गणना करते हैं। श्रीमती एक्स की कुल आय की गणना, कुल आय की उसकी गणना करते हैं। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए उसकी कुलाई निकालते हैं। सबसे पहला देखिए वो कहां से कमाया है, व्यापार से कमाया है 3 लाख रुपए का, बिजनेस से कमाया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं वेतन से आय की गणना नहीं, मकान संपत्ति से आय की गणना उसको नहीं, सब हम नील करके शो कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे जहां से आय कमाए हैं, जिस साधन से आय कमाए हैं उसी साधन का शो करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले वो कमाए हैं व्यवसाय से आय, जो उनका आय था व्यापार से, वो 3 लाख रुपए कमाए हैं। उसके बाद अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पूंजी लाभ से आय की गणना। पूंजी लाभ से आय की गणना लिखते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला नंबर है अल्पकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन पूंजी लाभ हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो कितना रुपए का दिया है, उन्होंने कमाया है 10,000 रुपए का, यहाँ से वो कमाए हैं अल्पकालीन पूंजी लाभ से। फिर दीर्घकालीन पूंजी लाभ से कितना कमाए हैं, वहां दीर्घकालीन पूंजी लाभ से वो कमाए हैं 2,60,000 रुपए का, 2,60,000 रुपए का दीर्घकालीन पूंजी लाभ से वो कमाए हैं। टोटल उन्होंने व्यापार पेशा से 3 लाख कमाए हैं, अल्पकालीन पूंजी लाभ से 10,000, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से 2,60,000। टोटल जो उनका इनकम था साल भर का वो कितना था, यहाँ पे 3 लाख का कमाए हैं और 10,000 का कमाए हैं, टोटल कमाए हैं 5,70,000 रुपए का उनका साल भर का इनकम था। उसको हम बोलेंगे सकल कुल आय, सकल कुल आय 5,70,000 रुपए श्रीमती एक्स की। अब इसमें से हम कटौतियां देंगे धारा 80C में कटौती, क्योंकि एक ही कटौती दिख रहा है वो भी 80C के अंतर्गत, जो हमारे यहाँ
बीमा प्रीमियम 10,000 रुपए तक दिया है, चुकाया है। तो हमारा एक ही कटौती है, जीवन बीमा प्रीमियम 10,000 रुपए का एक ही कटौती है और कुछ नहीं है। और 80C से लेकर के 80 तक बहुत सारे धाराओं के अंतर्गत कटौती दिया जाता है, जो यहाँ से हमारा लाइन से लिखते हैं कटौती देते हैं, लेकिन वो एक भी कटौती नहीं है, सिर्फ एक है, वो भी 80C के अंतर्गत, तो हम 80C के अंतर्गत एक ही कटौती दे दिया है। अब इनका जो बचा है 5,60,000 रुपए इनकी कुल आय बचा है, कुल आय 5,60,000 रुपए इनका हो गया। अब हम इनकी कर दायित्वों की गणना करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहा था कि 2020-21 के लिए कर दायित्व की गणना की, हम उसकी कर दायित्व की गणना करेंगे। यह होगा इसकी कुल आय, अब हम उसकी कर दायित्व की गणना करेंगे। तो हेडलाइन डालेंगे श्रीमती एक्स की कर दायित्व की गणना, फिर कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। ये हमारा हेडलाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कर दायित्व की गणना करेंगे। इनका कुल आय हुआ था 5,60,000 रुपए, तो यहाँ पे लिखिए 5,60,000 रुपए की कुल आय पर आयकर की गणना, आयकर की गणना हमें टोटल उनकी जो 5,60,000 रुपए की कुल आय था उस पर आयकर की गणना हमें यहाँ पे करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे जो श्रीमती एक्स है, वो श्रीमती एक्स का उम्र क्या है, यहाँ पे 60 वर्ष से कम यानी साधारण व्यक्ति है कि वरिष्ठ व्यक्ति है कि अति वरिष्ठ व्यक्ति, यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में उम्र से कोई जिक्र नहीं, उम्र का कोई रोल नहीं, यहाँ उम्र कहीं नहीं बोला गया। तो हम ये मानेंगे कि जो श्रीमती एक्स है वो एक साधारण व्यक्ति है, 60 वर्ष उम्र से कम है। तो इस केस में हम जो 60 वर्ष से कम उम्र का होता है, जो साधारण व्यक्ति होता है, उनका जो करमुक्त सीमा होता है वो 2,50,000 रुपए तक होता है। इसलिए हम यहाँ पे आयकर लगाएंगे तो सर्वप्रथम 2,50,000 रुपए तक करमुक्त है। अब उसके बाद अगला 2,50,000 रुपए पर 5% से टैक्स लगता है, जो 12,500 होगा। यहाँ पे 2,50,000 का 5% काटेंगे तो 12,500 निकल जाएगा। उसके बाद देखिए 5,60,000 का टोटल आया था, उसमें से 2.5 लाख पर लग चुका है। अब 2.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, अगला शेष 60,000 रुपए बचेगा। यहाँ पे 60,000 पर 20% से आयकर लगेगा, 12,000 रुपए टोटल यहाँ पे आयकर लग रहा है। 60,000 पे 20%, 12,000 रुपए आयकर लग रहा है। अब टोटल कर कितना हुआ इनका, 12,500 और 12,000 24,500 रुपए का कुल कर निकाल देना है, कुल आयकर 24,500 निकल रहा है। अब इसमें हमें वही करना है, फिर से अधिभार। अब देखिए यहाँ पे आयकर जब हम निकाल रहे थे, इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। आयकर हम निकाल रहे थे, इसमें देखिए यहाँ पे अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, यही मिस्टेक सबसे होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे अल्पकालीन पूंजी लाभ, यहाँ पे कोई धारा नहीं दिया है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ, यहाँ पे भी कोई धारा नहीं दिया गया है। लेकिन जब हम आयकर काटेंगे, जो अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है, इन पूंजी लाभों पर अलग से आयकर निकाला जाता है, और जो आकस्मिक आय होता है उस पर भी अलग सा 30% से आयकर निकाला जाता है। और उसके बाद अगर शुद्ध कर दायित्व तो बोले तो टीडीएस काटा जाता है। यहाँ पे शुद्ध कर दायित्व तो नहीं बोला गया है, तो हम यहाँ पे कहाँ पे, हम यहाँ पे कर देते हैं साइड में। जो अल्पकालीन पूंजी लाभ है, यदि अल्पकालीन पूंजी लाभ धारा 111A में वर्णित होता है तो उस पर 5% से अलग सा टैक्स लगता है, सॉरी 15% से अलग सा टैक्स लगता है। तो यहाँ पे अल्पकालीन पूंजी लाभ धारा 111A वर्णित नहीं है, तो इसमें 15% से आयकर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर धारा 111A में वर्णित रहता है, यानी कि इसमें साइड में लिखा रहता है क्वेश्चन के कि धारा 111 में वर्णित है, तो उस पर हम 15% से अलग सा टैक्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम नहीं लगाएंगे। बात आता है दीर्घकालीन पूंजी लाभ का।
जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ है, यदि सीधा सीधा ऐसा दीर्घकालीन पूंजी लाभ नॉर्मल वाला है तो उसमें 20% से आयकर लगता है, और यदि धारा 112A या 12 में रहता है तो उसमें 10% आयकर लगता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, धारा नॉर्मली हमारा दीर्घकालीन पूंजी लाभ है तो इस पर 20% से अलग सा टैक्स लगता है, आयकर निकालना पड़ता है। तो उसको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे दीर्घकालीन पूंजी पर 20% से आयकर की गणना। यही भूल सबसे होता है कि जो अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ है, इन दोनों पर अलग सा आयकर निकाला जाता है। उसके बाद जो आकस्मिक आय होता है, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, ताश, घुड़दौड़, वर्ग पहली, इन सब आकस्मिक आयों पर अलग सा टैक्स निकाला जाता है 30%, और पूंजी लाभ पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ 112A है या 112 है तो 10%, और कुछ भी नहीं है तो उस पर 20%, और अगर अल्पकालीन पूंजी लाभ धारा 111A है तो उस पर 15%, और यदि अल्पकालीन पूंजी लाभ खाली नॉर्मल वाला रहा या 111 रहा तो भी उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, अलग से टैक्स नहीं काटेगा, लेकिन अंदर ही अंदर रहेगा, इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। अब हम देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमारा 5,60,000 रुपए का कुल आय था। अब 5,60,000 रुपए की कुल आय में से जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ था कितना था? दीर्घकालीन पूंजी लाभ 2,60,000 रुपए। 2,60,000 रुपए पर कितना परसेंट से टैक्स लगाना है? उस पर अलग से 20% से पूरे पर टैक्स लगाना है। अब 2,60,000 रुपए पे अगर हम 20% से टैक्स लगाएंगे, 52,000 रुपए का टोटल यहाँ पे आयकर निकल रहा है खाली पूंजी लाभ पर। जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ है इस पर अलग से टैक्स निकलेगा 20%, क्योंकि कोई भी धारा को लेकर हमने नहीं दिया है तो उसमें अलग से 20% टैक्स लगाएंगे, जो होता है 52,000 रुपए। अब देखिए हमारा कुल आय था यहाँ पे 5,60,000, जिसमें से दीर्घकालीन पूंजी यानी कि 2,60,000 रुपए अलग, उस पर अलग से टैक्स निकाल दिया हमने, यहाँ अलग से टैक्स निकाल 5,60,000 था, जिसमें से दीर्घकालीन पूंजी लाभ 2,60,000 रुपए पर अलग से 20% से निकालते रहते हैं साइड में। अब दीर्घकालीन पर टैक्स लग चुका है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ यानी कि 2,60,000 रुपए हम टैक्स वहां पे लगा चुके हैं साइड में। अब इसको घटा देंगे, अब जितना बचेगा घटाने के बाद उस पर हम अलग से टैक्स निकालेंगे, जो 2.5 लाख वाला नियम से यानी कि साधारण व्यक्ति के नियम से हम यहाँ पे लगा रहे थे। तो 5,60,000 हमारा कुल आया था, जिसमें से दीर्घकालीन पूंजी लाभ 2,60,000 रुपए पर 20% से अलग से हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, निकाल के रखती है। अब दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर टैक्स लग गया तो उस पर दोबारा हम टैक्स नहीं निकालेंगे, एक बार निकाल लिया तो निकाल लिया वहां पे, तो उसको यहाँ पे घटा देना पड़ेगा कुल आय से। अब 5,60,000 में से 2,60,000 हम घटा देंगे, 5,60,000 में 2,60,000 तो हमारे पास बचेगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए हमारा शेष बच रहा है। इस 3 लाख रुपए पर हमें आयकर की गणना करना है। तो 3 लाख में सर्वप्रथम 2.5 लाख हमारा करमुक्त होता है, करमुक्त है। अब 3 लाख में से 2.5 लाख चला गया, अब कितना बचा? 3 लाख में से 2.5 लाख हमारा चला गया, अब बचा हमारे पास 50,000, ओनली 50,000। तो इस 50,000 रुपए पर हमें काटना है 5% से, तो 5% अगर इसमें काटेंगे तो 2,500 रुपए निकलेगा यहाँ पे हमारा आयकर। अब टोटल आयकर कितना हम यहाँ पे निकाले थे, निकला 2,500 रुपए, और यहाँ से निकाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर जो अलग से निकला है 20% से, वो है 52,000 रुपए। टोटल हमारा जो आयकर निकला है 2,500 54,500 रुपए हमारा कुल आयकर निकला है। इस पर हमको लगाना है, इसके बाद हमें इस पे लगाना है अधिभार, जो यहाँ पे नील होता है, अधिभार जो यहाँ पे नील हो जाएगा, फिर 54,500 बच जाएगा। इसके बाद हमें लगाना है सीमांत राहत। सीमांत राहत भी नील होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो कुल आया 5,60,000 है, हमारा 50 लाख से कमाई, इसलिए अधिभार भी नील हो जाएगा, सीमांत राहत भी नील हो जाएगा। तो जैसे का तैसे 54,500 उतर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हमें लगाना है शिक्षा एवं स्वास्थ्योपकर, शिक्षा एवं स्वास्थ्योपकर, शिक्षा एवं स्वास्थ्योपकर कितना
से लगता है 4% से, तो 54,500 का 4% शिक्षक पर लगाएंगे तो आता है 2,180 रुपए। 2,180 इसको प्लस कर देंगे तो आता है 56,680 रुपए दे आएगा। इतना हमको कर देना पड़ेगा, इतना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक होता है, क्वेश्चन देखने में सरल है, बनाने में बहुत सरल है। सबसे पहले कुलाई निकालना है, कुलाई के बाद आयकर निकालना है। लेकिन यहाँ पे आयकर निकालने में थोड़ा दिक्कत ये जाता है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कितना सारा आकस्मिक आय इसमें है, कितना सारा अल्पकालीन पूंजी लाभ है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ है। अगर इसमें अल्पकालीन पूंजी हानि है, दीर्घकालीन पूंजी हानि हुआ तो उसमें से हानि को पूर्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो करेंगे, वरना उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे भेज देंगे, आगे 8 साल तक उसको भेज देंगे। अब देखिए वो तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कब हमारा आकस्मिक आय इसमें रहता है, कब हमारा पूंजी लाभ रहता है, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि अल्पकालीन पूंजी लाभ नॉर्मल रहा है, सीधा साधा रहा, तो उसमें कोई भी अलग सा टैक्स नहीं देंगे, इसी के साथ देंगे। और दीर्घकालीन पूंजी लाभ ऐसा नॉर्मल रहा तो उसमें 20% से अलग सा टैक्स निकाला जाता है। और दीर्घकालीन पूंजी लाभ अलग सा, यदि धारा 112A या 112 में रहेगा तो 10% से लगता है, जो यहाँ पे नहीं है। अल्पकालीन पूंजी लाभ यदि धारा 111A में वर्णित रहता है तो उसमें 15% से अलग सा टैक्स निकाला जाता है। यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, तो अलग सा यहाँ पे नहीं किए। तो सबसे पहला हमारा जो 5,60,000 रुपए जो आयकर की गणना करेंगे, उसमें से जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ था उस पर 20% से हम टैक्स निकाल के रखेंगे यहाँ पे अलग सा, क्योंकि इसमें अलग सा टैक्स लगा जाता है 20% से। अब 5,60,000 में से 2,60,000 में अपन 20% से अलग सा लगा चुके हैं, तो उसको माइनस कर देना है। 2,60,000 को 20 पर अलग सा टैक्स निकल चुका है, यहाँ पे माइनस करेंगे, आएगा 3 लाख रुपए। फिर 3 लाख पर हमें अलग सा टैक्स निकालना है यहाँ पे। तो 3 लाख का सबसे पहला ये साधारण व्यक्ति का 60 वर्ष उम्र का कम था, तो इस पर 2.5 लाख का कुछ जगह कर लो, तो 3 लाख से 2.5 लाख चला गया, बचा 50,000 रुपए। इस 50,000 रुपए पर अगला ये 5% से आयकर लाएगा 2,500 रुपए। अब 2,500 रुपए यहाँ पे, और यहाँ पे अलग सा 52,000 रुपए निकल चुका था 20% की दर से, जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निकला था। दोनों को प्लस करेंगे 54,500 आएगा। उसके बाद इसमें जो हमारा यहाँ जो प्रोसेस है, जो अधिभार होता है वो नील होगा, क्योंकि हमारा कुल है 50 लाख से कम है, इसीलिए अधिभार यहाँ पे नील हो गया, जैसे का तैसे उतर गया। सीमांत रहा था पे नील हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कुल है वो 50 लाख से कम है यहाँ पे भी, तो फिर से जैसे का तैसे उतर जाएगा। फिर आता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर 4% से हमारा लगता है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर 4% लगाएंगे, 54,500 का आएगा 2,180 रुपए। दोनों को प्लस कर देंगे तो जो हमारा आंसर है 56,680 रुपए निकल के आएगा, जो हमारा कुल दे आयकर है, इतना हमें देना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, बस ध्यान रखना पड़ेगा आकस्मिक आय कब कब आ जाता है और अल्पकालीन दीर्घकालीन पूंजी लाभ कब कब आ जाता है, उसकी धाराओं को ध्यान में रखते हुए अलग से आयकर भी यहाँ पे गणना करना पड़ सकता है। अब जो आकस्मिक आय होता है उसमें 30% से यहाँ पे आयकर अलग सा निकालता है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आकस्मिक आय की राशि 10,000 रुपए से कम होती है तो उसमें अलग सा आयकर निकालेंगे, लेकिन उसमें टीडीएस नहीं काटना है। और यदि आकस्मिक आय की राशि 10,000 से ज्यादा रहता है तो उसमें यहाँ पे आयकर अलग से काटना भी है 30% से, और लास्ट में यदि टीडीएस देने की बारी आता है तो उसमें भी 30% से टीडीएस कटेगा। और यदि 10,000 से कम होता है तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन आयकर जरूर कटेगा अलग से 30% से। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन बहुत इजी था यहाँ पे। इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में मेरे को बता दीजिए, कमेंट में। अब मैं कुछ दूसरा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पूंजी लाभ का फंड इसके अंदर क्या रहता है, और जो आकस्मिक है उसका भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी कि जो आकस्मिक आएगा बीच में तब उसमें कैसा हो जाएगा, अलग से कैसे टैक्स निकालेंगे। सेम टू सेम ऐसे नहीं निकलेगा, लेकिन अलग सा जो आकस्मिक आय वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना था, कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।